नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। तो इंडी अलायंस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इंडी अलायंस के लिए दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। बिहार से इस वक्त बिहार देश की राजनीति में सुर्खियों में छाया हुआ है, उस बिहार से भी तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं और ये खबरें उस समय में कांग्रेस के साथ साथ पूरे इंडी गठबंधन को डराने वाली बात इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए चंद महीनों का समय बचा हुआ है। अप्रैल में जो है मतदान हो जाएंगे और उसके बाद बहुत जल्द ही रिजल्ट भी जो है मतदान के आ जाएंगे। और ये जो है इस वक्त जो पहले बंगाल से संकेत मिले, उसके बाद बिहार में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बिहार से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उन खबरों को मद्देनजर रखें तो ये छोटे मोटे दलों के लिए डराने वाली बात शायद नहीं हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का सपना एक बार फिर से बुरी तरह तोड़ सकती है सरकार बनाने का। क्योंकि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया तो है ही है, लेकिन जुड़ेगा तो भारत जरूर, लेकिन अब टूटेगा इंडिया, ये मुझे लगता है कि ये इनकी लाइन जो है जरूर होनी चाहिए। मयंक, मैं तुम्हें बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे देश का नाम, इसीलिए हमने हर बार इसको, जब भी हम अपने मंच से इसका जिक्र करते थे तो हम इस गठबंधन को हमेशा इंडिया अलायंस कहते थे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन यही है कि जब ये अपना नाम रख रहे थे और जो लोग हैं, कुछ पत्रकार जरूर हैं जिन्हें ये नाम बड़ा रास आता था और जो ये कहते भी थे कि भैया जो इसका विरोध कर रहे हैं वो मोदी की गोदी मीडिया है, लेकिन हमने तब भी यही सवाल किया था कि अगर कल खुदा ना खास्ता इनका जो भविष्य है वो खतरे में साफ नजर आता है और जिस दिन ये टूटेगा उस दिन हम क्या कहेंगे कि इंडिया टूट गया। इसीलिए ये इंडिया अलायंस जो है ये टूट गया और ये टूटना तय ही था। बिल्कुल, और वो इसलिए टूट गया है क्योंकि बिहार, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की जो ताबूत थी उसमें आखिरी कील भी ठोक दी है। वो इसलिए ठोक दी है क्योंकि बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। हालांकि वो कूच बिहार जिले में प्रवेश कर गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने न्याय यात्रा को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया और उसके बाद उन्हें तुरंत जो है दिल्ली जाना पड़ा। क्या कारण हो सकते हैं उस पर कारण, वो अभी कारण जो है सामने नहीं आए हैं, लेकिन बंगाल जाते ही और पहले तो ममता बनर्जी ने साफ भी कर दिया था कि वो जो है इंडी गठबंधन के साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगी, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कांग्रेस को पहले आईना दिखाया था और जब राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की थी तब भी ममता बनर्जी ने उन्हें सलाह दी थी कि ये इस यात्रा को लेकर पश्चिम बंगाल आने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ काफी हैं मोर्चा संभालने के लिए। लेकिन राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं है शायद, और यही वजह है कि वो उन्होंने ली, लेकिन अब उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है, ये तो साफ तौर पर है ही। और जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, जब तुमने बिहार की बात की, मैं कहीं ना कहीं एक जो सियासी घमासान जो इस समय चल रहा है, क्योंकि बिहार में ये जो हो रहा है इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। जैसे अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो उनका भी एक बयान आया है कि कांग्रेस की उदासीनता इसकी एक वजह है। और खुद जेडीयू के सूत्रों की अगर माने तो जेडीयू के सूत्रों ने भी ये बोला कि जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस देर कर रही थी, उसकी वजह से इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार ने देरी बनाई, क्योंकि ये नीतीश कुमार ही तो थे जिन्होंने शुरुआत की थी इंडिया अलायंस को बनाने की, गढ़ने की। मतलब सोच तो नीतीश कुमार की थी, लेकिन सबसे पहले अगर कोई टूटा था तो वो भी नीतीश कुमार ही। बिल्कुल, और कारण भी उसके पीछे काफी सारे हैं, क्योंकि जेडीयू के कई सूत्र बताते हैं, जेडीयू की जो अंदर की खबरें बताती हैं वो ये बताती हैं कि नीतीश कुमार ने जब उन्हें संयोजक का पद ऑफर किया गया था तो उन्होंने उस संयोजक का पद नहीं लिया, यानी कि जाहिर तौर पर पहले से उनकी नाराजगी थी। और साथ ही साथ वो नाराजगी इसलिए ज्यादा बढ़ी थी क्योंकि लोकसभा में नीतीश कुमार जो है वो गठबंधन के अंदर 17 सीटें मांग रहे थे, और 17 सीटें अगर नीतीश कुमार को मिलती हैं तो फिर आरजेडी को कितनी देनी चाहिए, क्योंकि आरजेडी में बिहार में आरजेडी का थोड़ा सा मजबूत जनाधार है, बजाय हम बात करें नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार तो किंग मेकर की भूमिका में है, वो जिसके पास जाएंगे वो अपनी सरकार बना लेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई लेकर आया था तो वो आरजेडी ही थी, है ना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीजेपी ने तो पूरी तरीके से हाथ खींच लिया। उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार का साथ नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी अभी हम इसे, क्योंकि ये राजनीति है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि दरवाजे कभी बंद करते नहीं है पूरी तरीके से नेता। तो स्थिति अभी साफ होगी, लेकिन एक बड़ा चेहरा जैसे जीतन राम मांझी को ऑफर किया गया था आरजेडी की तरफ से कि आप आइए हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह कि उन्होंने इनकार कर दिया है। और अगर खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि अगर नीतीश कुमार जो है वो खुद को इंडी गठबंधन से दूर करके एनडीए के साथ जाते हैं, यानी कि बीजेपी के खेमे में जाते हैं, तो ये बिहार में बहुत बड़ा एक सियासी उलटफेर हो जाएगा। ये खेला हो जाएगा, ये लोकसभा के लिए भी खेल हो जाएगा और उसके बाद साथ ही विधानसभा के लिए भी। वैसे ये भी एक बहुत मजेदार बात है कि अगर मान लो कि फिर से नीतीश कुमार जैसे ये सरकार तोड़ते हैं और नई सरकार बनती है बिहार में,
और नीतीश कुमार ही अगर मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे तो मजेदार बात ये होगी कि नीतीश कुमार 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है भारत के इतिहास में, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, कि कोई मजाक बात नहीं है कि आप 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 9 बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 9वीं बार। पहले तो ये होता है कि आप 5 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि विचित्र है। और इसीलिए शायद बार बार नीतीश कुमार को पलटू राम भी कहा जाता है और उन पर भरोसा नहीं किया जाता। और बीजेपी, यही एक कारण है कि बीजेपी इस बार जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि आगामी चुनावों में वो लड़ने के लिए सशक्त है। जैसे मोहन यादव का चेहरा मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, वो जब बिहार पहुंचे थे तो जेडीयू और आरजेडी की धड़कनें बढ़ गई थी। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी ने इस वक्त जो भारत रत्न से नवाजा है, वो एक बहुत बड़ा अपने आप में कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है। केंद्र सरकार की जो एक घोषणा है कर्पूरी ठाकुर वाली, ये बीजेपी को फायदा इसलिए देगी क्योंकि केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो कर्पूरी ठाकुर है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे। और बिहार के लोगों को, या यूं कहें कि निचले तबके को इन्होंने पूरी तरीके से, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको इन्होंने बीजेपी ने साथ लिया है। इस एक मास्टर स्ट्रोक के साथ, और इसी मास्टर स्ट्रोक के साथ भी लिया है। इससे जो है इंडी गठबंधन में तो खलबली मची गई है। साथ ही साथ कांग्रेस इससे खासी परेशान है, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम सीटों की बात करें तो मात्र 19 सीटें हैं इस वक्त विधानसभा में। बिहार की विधानसभा में 19 सीटें हैं, और फिर लोकसभा की सीटों की तो हम खैर बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आज की अगर हम सियासी दिन भर की हलचल की बात करें, मतलब मैं चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमने वीके न्यूज पर एक्सक्लूसिवली इस पर कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की थी। तो एक बड़ी खबर यह भी थी कि आज जब विधानसभा पहुंचे सभी लोग, तो तेजस्वी यादव वहां पर नहीं थे। और तेजस्वी यादव जब नहीं थे तो इस बारे में सवाल किया गया नीतीश कुमार से कि भाई तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, आज तो उनका होना बनता है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, कितने भी आप मतलब कोई भी स्थिति हो, डिप्टी सीएम क्यों नहीं है। तो नीतीश कुमार का जो पलटवार था, या यूं कहें कि जो जवाब था, वो सीधा सीधा उन्होंने कह दिया था कि भैया ये तो आप उन्हीं से पूछिए। तो इससे तकरार तो खुलकर साफ आने ही लगी है सामने। और एक सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगी, जैसे मैं हम सुबह से देख रहे हैं सियासी उलटफेर देख रहे हैं, सुबह जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया था, तो हम ये कयास लगा रहे थे कि शायद मांझी आरजेडी के साथ चले जाएंगे, पर अब उन्होंने भी इससे साफ इनकार कर दिया है ना। तो अब जो स्थिति बन रही है बिहार की, ये इनके पास 40 सीट तो है, पर स्थिति यह है कि इनको चुनेगा कौन। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल हो जाता है। और ये अहम सवाल इसलिए भी खास तौर पर है क्योंकि आप देखिए कि अमित शाह हो गए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने बिहार के जितने भी एमपी एमएलएज हैं, विधायक हो गए, और उनके साथ जितने भी सांसद हैं, उनके साथ में बीती रात को बैठक की है। और इसमें जेडीयू के मामले में चर्चा आई हुई है। हालांकि क्या वो चर्चा हुई है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कही गई है, लेकिन ये जो है चर्चा हुई है। और अगर इस प्रकार की चर्चा हुई है तो जाहिर तौर पर अमित शाह जो है एक राजनीति के चाणक्य जो माने जाते हैं, तो वो राजनीति के चाणक्य एक बार फिर से कुछ न कुछ खेल कर जाएंगे और विपक्ष जो है पूरा का पूरा सिर्फ देखता रह जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि और कुछ कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आचार्य प्रमोद जो है वो लगातार एक हमलावर होते जा रहे हैं, हर दिन वो कांग्रेस पर ही हमले कर रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि भाई विपक्ष को जो है अपनी गलती सुधारनी चाहिए, राम मंदिर में आप नहीं जाते हैं, और उसके बाद लगातार जो है हिंदुत्व के विरोध में जो है बयान देते हैं, और ऊपर से लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब ये हिंदुत्व का कार्ड कितना चल सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार हिंदुत्व के कार्ड से जो है वो पीछे हटता जा रहा है, और वो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ इस तरीके की राजनीति नहीं करेंगे। सवाल ये है कि जब वो इस तरीके की राजनीति नहीं करेंगे तो फिर कैसी राजनीति करेंगे। देखो मैं जब हम इतिहास को भी खंगाले ना, तो जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था, मुझे याद है कि मैं एक रिपोर्ट बना रही थी। उस रिपोर्ट के दौरान मैंने पढ़ा था कि क्यों कांग्रेस पिछड़ती चली गई। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पिछड़ी है, उसका कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं 6 दिसंबर की, जब हम इस राम मंदिर आंदोलन की बात करते हैं, चलो बाबरी की हम बात करते हैं, जब ढांचा ढहाया गया, उसके बाद से एकदम से सेक्युलरिज्म के कपड़े पहन लिए कांग्रेस ने। उसने कहा कि हम तो बिल्कुल सेक्युलर है भाई, और अब हम तो ऐसे ही रहने वाले हैं। और उसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे सीधे नकार दिया, और धीरे धीरे यही सेक्युलरिज्म उनको देश में भी कहीं ना कहीं पछाड़ने लगा है। और आज क्योंकि बात यह नहीं है कि तुम हिंदू सपोर्टर हो या मुस्लिम सपोर्टर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक चेहरा हुआ करता था पहले कट्टर हिंदूवादी का, आज वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सनातनी है, वो खुल के कहते हैं हम सनातनी है, हमें गर्व है कि हम सनातनी है, लेकिन वो विकास की बात भी करते हैं। अब इनके साथ समस्या ये होती है कांग्रेस के साथ कि अक्सर ये हिंदू विरोधी बन जाते हैं। हो सकता है कि ये जब ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो फिर किसी के भी इनको विरोधी और किसी के भी पक्ष
पक्षधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। उस तरीके से ये वाला जो कार्ड है वो इन पर उल्टा करेगा। और जैसे प्रमोद कृष्णम की तुमने बात की तो ये बिल्कुल सही और सटीक है, क्योंकि प्रमोद कृष्णम ना सिर्फ एक सांसद हैं बल्कि वो एक स्वामी भी हैं, वो एक आचार्य भी हैं। हम इसीलिए उनके नाम के आगे आचार्य प्रमोद कृष्णम लगाते हैं। वो खुद सनातनी है, तो ऐसे में उनका बुरा मानना, और सिर्फ उनका क्यों, कितने तमाम, अगर हम राजस्थान की बात करें तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, या कांग्रेस की सदस्यता से जिनके पास कोई पद भी नहीं था उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं ने भी छोड़ी है पार्टी, कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं। तो ये मुद्दा ना सिर्फ पार्टी में अंदर कलेश पैदा कर रहा है, बल्कि ये इनको बहुत बड़ा डेंट देगा इस चुनाव में, अगर ये अभी भी नहीं सुधरे। और खास तौर पर ऐसे मौके पर जब आपको पार्टी को जोड़ करके रखने की जरूरत है, और उस टाइम पर अगर आपकी पार्टी टूट रही है, आपके जमीनी स्तर का जब कार्यकर्ता टूट रहा है, तो वो जाहिर तौर पर आपके लिए चिंता का विषय है, और कोई छोटा मोटा डेंट नहीं है। क्योंकि जब तक आपका कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा है, तब तक आपकी पार्टी का कोई आधार नहीं है। तो ये एक अहम यहाँ पर बात जरूर सामने आ जाती है। और पूरे इंडिया अलायंस के टूटने की एक वजह भी यही है कि ये अपने कार्यकर्ताओं की ही अनदेखी कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि लगातार जो एक एक करके पार्टियां इनसे और कार्यकर्ता इसी वजह से कंफ्यूज भी है कि किस तरफ जाएं, इंडी गठबंधन को सपोर्ट करें या फिर जो एक इकलौती जो पार्टी है उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक कई अहम सवाल है। लेकिन फिलहाल खबर आपको ये एक अहम बता दें कि नीतीश कुमार जो है अगले 24 घंटे में एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है, न सिर्फ बिहार की राजनीति में, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में ही एक बहुत बड़ा जो है खेला हो सकता है। इसलिए हो सकता है, हालांकि नीतीश कुमार ने बयान भी दिया है कि पीएम ने उन्हें अब तक फोन नहीं किया है, तो क्या कुछ नीतीश कुमार आगे करेंगे। हालांकि इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एनडीए नीतीश कुमार को लेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसका कि जवाब हम जो है आप लोगों पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार जो है ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बताइए, ये ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा, आपको क्या लगता है। और ये जो तस्वीर है ये कल तक साफ हो जाएगी। दिल्ली की धुंध तो अभी साफ नहीं होने वाली, लेकिन बिहार की सियासत पे जो धुंध जमी हुई है, ये धुंध कल शाम तक मुझे लगता है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, और एक बार फिर से ये पता चलेगा कि जो नीतीश कुमार है उनका फैसला क्या है और बिहार में अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अभी तो वहां की जनता भी कंफ्यूज है। और बिल्कुल ना सिर्फ बिहार का, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी मजबूत हो जाएगी, इसका भी ये लगभग सब कुछ साफ कर देगा। तो ये कुछ अहम सवाल है, और ये एक सवाल का जवाब जो है हम आप पर छोड़ते हैं कि नीतीश कुमार क्या लगता है कि एनडीए में जब जाने की पेशकश करेंगे तो क्या एनडीए यानी कि जेपी नड्डा की पार्टी, अमित शाह जी, या फिर कहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो तीनों इस वक्त एक बड़े स्तंभ के रूप में खड़े हुए हैं बीजेपी के, क्या एनडीए में नीतीश कुमार को लेंगे या नहीं, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि अमित शाह जी का एक बयान जो है बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है इससे पहले कि वो एनडीए में जो है नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी राजनीति है, राजनीति में कोई स्थायी रूप से ना कभी नहीं होती, ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते। अब आगे हो सकता है किन्हीं शर्तों पर इनके गठबंधन हो जाए, क्या शर्त बनती है क्या नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल अभी इस वक्त इस रिपोर्ट पर इतना ही। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बाकी अपडेट के लिए, बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।